ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, विच वाज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, है ना। एटॉमिक रेडियस बोल लो या एटॉमिक साइज बोल लो, एक ही मतलब है ना। और इसका अपन ने डेफिनेशन क्या लिखा था कि न्यूक्लियस या एटम के सेंटर से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है। तो एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल है। आइसोलेट करोगे तब तो साइज निकाल पाओगे ना। तो सिंगल एटम को आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो अपने तीन तरीके से उसका रेडियस निकाला था। एक था कि अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है किसी से, इफ इट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू सम एटम, तो उसका हम क्या निकालेंगे? न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको हाफ कर देंगे। एक तरीका ये था। अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है तो दो मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे अलग अलग भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इनर्ट गैस में तो ऐसे ही मिलेगा हमको, क्योंकि इनर्ट गैस तो आपस में कंबाइन नहीं करती ना। वो अटक रहेगी। इनर्ट गैस तो आपस में कंबाइन नहीं करती है, तो हीलियम का एक एटम, हीलियम का दूसरा एटम अलग अलग ही रहने वाला है। तो इनके लिए आप क्या निकालोगे? वॉन डर वाल्स रेडियस, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होगा? वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उनके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालोगे और आधा कर दोगे। और तीसरा हमने देखा था कि मेटालिक रेडियस होता है। मेटल में एटम क्लोजली पैक्ड है, तो वहां पर आप दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकाल के हाफ कर दोगे तो मेटालिक रेडियस निकल जाएगा। तो एकदम एक्यूरेट बोला जाए तो इन्हीं का रेडियस आपको एक्यूरेटली पता चल पाएगा। इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा आने वाली है, इनकी वैल्यू थोड़ी कम आने वाली है। इनकी वैल्यू कम क्यों आने वाली है? क्योंकि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो ये दोनों एटम आपस में क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। आपस में ओवरलैप होते हैं, तो ये रहा दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस। और इसको आधा करूंगा तो क्या ये एग्जैक्ट ये साइज बता देगा? क्या नहीं बता पाएगा, थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज ओवरलैपिंग हो रही है। और यहां थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमको एग्जैक्टली मिलने वाला है। तो तीनों का हमने ऑर्डर लिखा था कि सबसे हाईएस्ट रेडियस कौन सा होने वाला है? वॉन डर वाल्स रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ऐसा छोटा ना सबसे, यहां क्या आएगा आपका? मेटालिक रेडियस। और मेटालिक रेडियस बड़ा होगा किससे? आपके सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियस है, उसके बाद आपका मेटालिक रेडियस सबसे बड़ा वॉन डर वाल्स रेडियस। ठीक है। ओके, तो हमने कोवेलेंट रेडियस लिख लिया था क्या? डेफिनेशन कि कोवेलेंट रेडियस अपन कैसे निकालने वाले हैं कि दो मॉलिक्यूल जो कोवेलेंटली, दो एटम जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, उनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉन डर वाल्स रेडियस लिखते हैं, हाइफन डाल के लिखो वॉन डर वाल्स रेडियस। हाँ लिखिए इसकी डेफिनेशन वॉन डर वाल्स रेडियस की। इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, it is defined as one half the distance between, it is defined as one half the distance between, it is defined as one half the distance between the nuclei of two identical two identical two identical non-bonded isolated atoms, non-bonded isolated atoms, two identical non-bonded isolated atoms belonging to isolated atoms of an element of an element of an element of an element। ऑब्वियसली आप हीलियम और नियॉन के बीच का डिस्टेंस तो नहीं देखने वाले। इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि हीलियम का रेडियस अलग है, नियॉन का रेडियस अलग है। आप इसका वन हाफ लोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, किसी का रेडियस नहीं निकलने वाला। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि इन दोनों का हाफ आप करोगे तो हीलियम का रेडियस आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, जबकि हीलियम का रेडियस उतना है नहीं। तो आपको आइडेंटिकल एटम के ही बीच का स्पेस का क्या करना है? वन हाफ करना है। ये दोनों क्या होने चाहिए? हीलियम एटम्स। ये दोनों आइसोलेटेड एटम्स हैं, कंबाइन नहीं हो रहे हैं। तो जो कंबाइन नहीं हो रहे हैं उनके लिए अपन वॉन डर वाल्स रेडियस निकालेंगे, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाते हैं उनके लिए अपन कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे। ठीक है। ओके, थर्ड डेफिनेशन लिखते हैं। चलो, थर्ड डेफिनेशन मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे
It is defined as one half the internuclear distance between. It is defined as one half the internuclear distance between. One half the internuclear distance between the two adjacent metal ions. The two adjacent metal ions. The two adjacent आजू बाजू वाले metal ions. Two adjacent metal ions in the metallic lattice. In the metallic lattice. In the metallic lattice. LATTIC. इसी को बोल रहे हैं metallic lattice. This is known as a metallic lattice. ठीक है, metallic lattice. ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे the unit of atomic size is, the unit of atomic size is, यूनिट क्या होगी, किससे मेजर करोगे इसको? हाँ, क्या किससे? AMU, मास थोड़ी ना है, साइज है ना, रेडियस, तो मीटर बोलो आप, पर मीटर तो उसके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा ना, मीटर तो इतना बड़ा होता है, तो मीटर की ही कुछ और सब्सिडियरी यूनिट्स होती है ना, और थोड़ा छोटा जाओ, क्योंकि मिलीमीटर तो हमको दिख जाता है ना, पिकोमीटर और जाते पीछे माइक्रो, वो भी हमें माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा, ये हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले होते हैं, ये हमें पिकोमीटर वाले रेंज में मिलेंगे, किसमें मिलेंगे? पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -12, ठीक है, तो यूनिट लिखना, यूनिट पिकोमीटर, पिकोमीटर ब्रैकेट में 10 टू द पावर -12 मीटर लिख लो, और एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम तो अपन वहां भी पढ़ते थे ना, किसमें? वेवलेंथ में, क्योंकि वो भी बहुत शॉर्ट होती थी, तो एंगस्ट्रॉम के ब्रैकेट में 10 टू द पावर -10 मीटर्स, तो ये स्मॉल यूनिट्स हैं मीटर्स की, इसको यूज करेंगे, ठीक है, ओके। नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, ये तीनों का ऑर्डर लिखते हैं, सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, तो नोट करके लिख लेंगे। वॉन्डरवॉल्स रेडियस, पूरा नाम लिखेंगे, वॉन्डरवॉल्स रेडियस, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना, ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस, ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका वॉन्डरवॉल रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस, एंड लास्ट कोवेलेंट रेडियस। आप चाहो तो, अभी तो डायग्राम किसी का नहीं बनाया होगा ना आपने, तो एक डायग्राम तीनों के वहीं बना लो जहां पे अभी आपने कंपैरिजन किया है, ये हो जाएगा आपका कोवेलेंट के लिए, तो आप ओवरलैपिंग दिखा देना, ऐसे हाफ कर लो, फिर ये हो जाएगा आपका वॉन्डरवॉल्स के लिए, जहां पे अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता कि वो बहुत पास हो एक दूसरे, मतलब एकदम अटैच हो जाए, तो बीच में गैप रहेगा, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, एक एटम का दूसरे एटम से, तो ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस एक लाइन बना के इसको हाफ कर देना, ये वॉन्डरवॉल रेडियस हो गया, और मेटालिक रेडियस के लिए आप एक ऐसा ब्लॉक बना करके उनमें ऐसे मेटालिक आयंस बना देना, है ना, ये हमारा मेटालिक रेडियस हो जाएगा, ठीक है, उसमें सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? कोवेलेंट, उसके बाद मेटालिक, और सबसे बड़ा रहेगा आपका वॉन्डरवॉल्स रेडियस, ठीक है, तो अपन ने जहां ऑर्डर लिखा उसके नीचे ही तीनों का डायग्राम बना लो, ठीक है, चलो नेक्स्ट इनका ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड भी हमने कल डिस्कस किया था कि एक ग्रुप में और एक पीरियड में ये कैसे वेरी करते हैं, उसी को अपन ट्रेंड बोल रहे हैं ना, तो लिखो हाइफन डाल के, एक हेड डालना, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी कर रहा है एटॉमिक रेडियस, तो उसको अपन दो हेडिंग में पढ़ने वाले हैं, दोनों एक पीरियड में देखेंगे और ग्रुप में देखेंगे, ठीक है, तो पहले लिख लो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, हाइफन डाल के लिखो, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, द एटॉमिक रेडियाई increases with increase in
atomic number, with increase in atomic number, the atomic radii increases with increase in atomic number as we move from top to bottom in a group. As we move from top to bottom in a group. As we move from top to bottom in a group. Full stop. Also, as we move down, also as we move down, also as we move down, addition of new shell take place. Addition of new shell या orbit भी लिख सकते हैं. Addition of new shell take place. Addition of new shell take place. ये हमने देखा था कि लिथियम में ये रहा न्यूक्लियस, तो लिथियम में आपके पास 2 ऑर्बिट हैं. आप सोडियम की बात करेंगे तो उसके पास 3 ऑर्बिट हो जाएंगी. आप पोटेशियम की बात करेंगे तो उसके पास 4 ऑर्बिट हो जाएंगी. जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ते आ रहा है. मतलब इसका आखिरी शेल सेकेंड वाला है, इसका आखिरी शेल थर्ड वाला है, और इसका आखिरी शेल फोर्थ वाला है. तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, साथ में शेल भी ऐड हो रहा है. ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखना. सेकंड ये ना हो गया हमारा डाउन द ग्रुप. सेकंड लिख लो बी डाल के. अक्रॉस द पीरियड. across the period. Across the period. हाँ, इसमें लिखेंगे in general atomic radius decreases. In general atomic radius decreases. Atomic radius decreases as we move from left to right in a period. As we move from left to right in a period. As we move from left to right in a period. जबकि पीरियड में तो नंबर ऑफ शेल सबके पास बराबर थे, बट क्या हो रहा था? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो श्रिंकिंग ज्यादा हो जाएगी, है ना. प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं पर शेल उतने ही हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. न्यूक्लियस आखिरी शेल को ज्यादा जोर से खींचेगा एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. ठीक है, तो फुल स्टॉप लिखेंगे दिस इज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. Nuclear charge increases. Nuclear charge increases while the number of shells remains the same. While the number of shells या orbit remains the same. Remains the same. Full stop. Due to the enhanced nuclear charge. Due to the enhanced nuclear charge. Due to the enhanced nuclear charge, the electrons of all the shells, the electrons of all the shells, the electrons of all the shells are pulled little closer. The electrons of all the shells are pulled, न्यूक्लियस खींचेगा उनको, are pulled little closer to the nucleus. To the nucleus. Are pulled little closer to the nucleus, thereby making shell smaller. Thereby making shell smaller. Thereby making shell smaller. Thereby making shell smaller. बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो नीचे लिख लो नोट करके. नोट में हम एक्सेप्शंस लिखते हैं. पीरियड वाले के लिए नोट में एक्सेप्शन लिखते हैं. हो गया? देखो फर्स्ट एक्सेप्शन पहला,
after nitrogen after nitrogen after nitrogen atomic size increases. After nitrogen atomic size increases. जबकि नाइट्रोजन के बाद क्या आता है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नियॉन। हर पीरियड का आखिरी तो नोबल गैस ही होगा ना, हर पीरियड का आखिरी कौन होगा? नोबल गैस। तो अभी हमने ये बात करी कि लेफ्ट टू राइट आएंगे तो साइज कम होना चाहिए, यस और नो? तो उसके हिसाब से नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होना चाहिए और ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसा डिक्रीज होना चाहिए ना, जबकि नाइट्रोजन से ये दोनों बड़े होते हैं साइज में। अब उसका रीजन लिख रहे हैं अपन कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट एक और चीज, नियॉन सबसे बड़ा है, जबकि नियॉन को सबसे छोटा होना चाहिए था ट्रेंड के हिसाब से। अगर लेफ्ट टू राइट डिक्रीमेंट हो रहा है तो आखिरी वाला सबसे छोटा नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों रीजन लिखेंगे अपन कि क्यों नोबल गैस अपने पीरियड के सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़े होंगे, है ना, और इनमें लेफ्ट टू राइट आने पर ये इंक्रीज कैसे हो गया। वाई रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इसका रीजन लिखवा रहा हूं मैं आपको। तो क्या लिखे? आफ्टर नाइट्रोजन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फॉर ऑक्सीजन, atomic size increases for oxygen and then decreases for fluorine, and then decreases by fluorine, and then decreases for fluorine, full stop. This is because this is because this is because in nitrogen in nitrogen in nitrogen all the three p orbitals, all the three p orbitals have one electron each, have one electron each, have one electron each. configuration याद है नाइट्रोजन का? एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 4 तो हो गए ना, 3 ही बचे, 2p3। तो ये 2p3 में कैसे फिलिंग होती है? तीनों में एक एक। तो अब ये पेयर्ड नहीं है, तीनों क्या है? सिंगल ऑक्यूपाइड। वही लिखे हुए हैं कि इन नाइट्रोजन ऑल द 3 ऑर्बिटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। ऑक्सीजन में क्या होने वाला है? यहां बढ़ेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में रिपल्शन चालू हो जाएगा। अरे एक ही ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आपस में रिपेल भी तो करेंगे, और अब भले न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है बट इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, जिससे एटम बड़ा भी होने के चांसेस है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज से एटम छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से एटम बड़ा भी हो रहा है। एम आई क्लियर? आप समझ रहे हैं? अब जिसका ज्यादा वैल्यू रहेगा, मतलब जिसका ज्यादा डोमिनेंस रहेगा, उसके हिसाब से एटम या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, तो उस केस में वो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंस में है ना, तो वो एटम को छोटा कर देगा। पर अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो एटम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर है, क्योंकि एक फैक्टर अंदर खींच रहा है शेल को और एक फैक्टर शेल को बाहर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से शेल बाहर की तरफ जा रहा है और न्यूक्लियर चार्ज के कारण शेल अंदर की तरफ आ रहा है। अब जिसका डोमिनेंस ज्यादा रहेगा, अकॉर्डिंगली हमारा एटम छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के केस में ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन के केस में, और इनफैक्ट फ्लोरीन के केस में भी ये होगा। फ्लोरीन में तो यहां आ जाएगा ना, और नियॉन में तो ये भी भर जाएगा। तो नियॉन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज्यादा होने वाला है, जिसके कारण नियॉन सबसे बड़ा है अपने पीरियड में, ठीक है। हाँ तो लिखो, मतलब पीरियड में नहीं, मतलब हैलोजन से बड़ा है, ठीक है। हाँ चलो इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। क्या लिखे कि इन नाइट्रोजन ऑल द 3 p orbitals have 1 electron each, full stop. When we move to oxygen, when we move to O oxygen, when we move to O oxygen, ऑक्सीजन पूरा लिखो वरना आप उसको कभी जीरो समझ लोगे पढ़ने बैठोगे तो, कि when we move to zero क्यों मूव किए थे अपन यहां पर, है ना। तो when we move to oxygen, the nuclear charge increases, the nuclear charge increases by 1। नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो श्रिंकिंग होनी चाहिए। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1
but at the same time, but at the same time, but at the same time, one of the p orbital has now, but at the same time, one of the p orbitals, one of the p orbitals has now two electrons, has now two electrons which repel each other, which repel each other, which repel each other, which repel each other. Full stop. In case of oxygen, in case of oxygen, in case of oxygen, interelectronic repulsions, interelectronic repulsions, interelectronic repulsion outweigh, outweigh मतलब न्यूक्लियर चार्ज को हरा देंगे, outweigh the effect of increased nuclear charge, outweigh the effect of increased nuclear charge, effect of increased nuclear charge, and hence atomic size increases, and hence atomic size increases, outweigh the effect of increased nuclear charge, and hence the atomic size increases from N to O, from N to O, from N to O. ठीक है, फुल स्टॉप. फ्रॉम O टू F, फ्रॉम O टू F फ्लोरीन फिर से डिक्रीज हो गया. फ्रॉम O टू F the enhanced nuclear charge outweighs the effect of, from O to F the enhanced nuclear charge. फिर एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना. ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन थे, फ्लोरीन के पास 9 हो जाएंगे, मतलब एक न्यूक्लियर चार्ज फिर से बढ़ा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी आ जाएगा सेकेंड वाले ऑर्बिटल में. तो अब यहां पर फ्लोरीन का साइज कम होने का रीजन क्या बोलेंगे अपन, कि न्यूक्लियर चार्ज आउटवेड दी व्हाट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. अभी क्या हुआ था, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आउटवेज दी न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए साइज बढ़ा एन से ओ में. ओ से एफ में साइज कम क्यों हुआ, क्योंकि इंटर आयनिक इंटरेक्शन अब हार गया, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से. तो वही लिख रहे हैं, द एनहांस्ड न्यूक्लियर चार्ज outweighs the effect of inter-electronic repulsions. The enhanced nuclear charge outweighs the effect of, outweighs the effect of inter-electronic repulsion, inter-electronic repulsion. Hence the size decreases from O to F. Hence the size decreases from O to F. O to F. ठीक है, तो ये हमारा पहला नोट था जिसमें अपन ये N, O और F के बारे में समझाए हैं. ठीक है, O to F. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना. सेकेंड पॉइंट नोबल गैस के बारे में लिखवा रहा हूं मैं, कि नोबल गैस हेलोजन से क्यों बड़ी है. ठीक है, तो एक लाइन उसके लिए लिखेंगे. द साइज ऑफ इनर्ट गैसेस आर, the size of inert gases are, the size of inert gases are larger than those of preceding halogens, larger than those of preceding, मतलब उनके पहले जो हेलोजन है उनसे बड़े हैं, preceding halogens, preceding halogens, full stop. This is due to the reason that, this is due to the reason that, this is due to the reason that preceding halogens, preceding halogens, ये आपका फ्लोरीन हैलोजन है, नियॉन उसके बाद का इनर्ट गैस. क्लोरीन हैलोजन है, आर्गन उसके बाद का इनर्ट गैस, एंड सो ऑन. समझ रहे? तो हैलोजन से ये बड़े क्यों हैं, जबकि हमने तो ये लिखा है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही होना है ना. तो
inert gases are larger than their preceding halogen. This is due to the reason that in case of inert gases, all the orbitals are completely filled. All the orbitals are completely filled. All the orbitals are completely filled. All the orbitals are completely filled, and hence inter-electronic repulsions are maximum. All the orbitals are completely filled, and hence the inter-electronic repulsions are maximum. Inter-electronic repulsions are maximum. और अभी हमने देखा था कि अगर इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होंगे तो वो साइज को बढ़ाते हैं. न्यूक्लियस का अट्रैक्शन साइज को कम करता है. अरे ऐसे सोच के देखो ना, न्यूक्लियस तो अंदर है, अगर न्यूक्लियस खींचेगा तो साइज बड़ा कैसे हो सकता है? सुन रहे हैं क्या? न्यूक्लियस अगर अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज छोटा ही होगा, पर अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वो बाहर की तरफ करेंगे, तो उससे साइज क्या होगा? बड़ा होगा. मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर रिपेल करेगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भी तो रिपेल करेगा, दोनों अपार्ट जाएंगे ना एक दूसरे से, उससे साइज बढ़ेगा. अब यहाँ पे क्योंकि पूरा का पूरा शेल कंप्लीटली फिल्ड है इन केस ऑफ व्हाट? इनर्ट गैसेस, तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज्यादा होने वाले हैं. एक रीजन ये हुआ. इसके अलावा अपन एक रीजन ये भी दे सकते हैं, अगर आपको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाला रीजन अच्छा नहीं लग रहा है तो एक रीजन अपन और दे सकते हैं. वो क्या है कि जैसे अगर आपने इसका रेडियस निकालना है हैलोजन का, तो अगर आपको फ्लोरीन का रेडियस निकालना तो आप क्या करोगे? फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को पकड़ोगे, और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल किस टाइप का है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है. कैसा है? आपने फ्लोरीन लिया, याद है आप इस टाइप का शेयरिंग करते थे, एक फ्लोरीन आपने ऐसा रखा, दूसरा फ्लोरीन आपका ये रहा, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे, इसी को तो बोल रहे हैं ओवरलैपिंग. तो इसका रेडियस आप कैसे निकालने वाले हो? कोवेलेंट रेडियस. क्या निकालने वाले हो? इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस का आधा. और इसके बाद वाला कौन है हमारे पास? नियॉन. नियॉन का रेडियस कैसे निकालोगे? ये रहा नियॉन का एक एटम, ये रहा नियॉन का दूसरा एटम. वॉन डर वॉल्स. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा. अब बताओ कौन बड़ा इन दोनों में से साइज में? यही बड़ा दिखेगा क्योंकि इसका क्या निकाला है हमने? वॉन डर वॉल्स रेडियस. और इसका क्या निकाला है हमने? कोवेलेंट रेडियस. ये भी एक रीजन हो सकता है कि वाई हैलोजेंस आर स्मॉलर देन नोबल गैसेस, या उल्टा नोबल गैसेस आर लार्जर देन हैलोजेंस. है ना? तो एक लाइन और लिख लो बस कि इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस वी कैलकुलेट वॉन डर वॉल्स रेडियस. इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस वी कैलकुलेट वॉन डर वॉल्स रेडियस. In case of inert gases, we calculate van der Waals radius, whereas in case of halogen, we calculate covalent radius. Whereas in case of halogen, we calculate covalent radius. और हमको पता है covalent radius छोटा होता है van der Waals radius से. In case of halogen, we calculate covalent radius. ये रीजन ज्यादा इजी है. ठीक है? एक का वॉन डर वॉल रेडियस से रेडियस निकाला जाता है और एक का कोवेलेंट रेडियस से रेडियस निकाला जाता है, क्योंकि एक एटम को आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, चलो इसी में एक सब डालना, आयनिक रेडियाई. आयनिक भी डिस्कस किए थे, याद है? कैटायन अपने पेरेंट एटम से कैसा होता है और एनायन अपने पेरेंट एटम से कैसा होता है, छोटा या बड़ा, तो उसी को बोलेंगे आयनिक रेडियाई. तो सब डालना आयनिक रेडियाई. आयनिक रेडियाई. ठीक है, आयनिक. तो दो टाइप के आयन पढ़े अपन ने, कैटायन एंड एनायन. तो नीचे सीधा अपन कैटायन का ही डेफिनेशन, कैटायन का ही लाइन लिख लेते हैं. लिखना, अ कैटायन इज always smaller than the parent atom. The cation is always smaller than the parent atom. The cation is always smaller than the parent atom. एग्जाम्पल लिखना नीचे. Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया Na प्लस. ये हुआ कैटायन.
अब देखो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, एटॉमिक रेडियस। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये एटम है ना, तो इसके रेडियस को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियाई। और ये एक आयन है, कैटायन है, तो इसके रेडियस को क्या बोलूंगा मैं, आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो यहां पे साइज आपके सोडियम का साइज सोडियम आयन से बड़ा है। इसका उल्टा लाइन लिखे ना अपन ऊपर कि कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, तो उल्टा क्या होगा, पेरेंट एटम कैटायन से बड़ा होता है। ठीक है, ये लिख लिए, इसका रीजन लिख लेते हैं। इट इज ड्यू टू दी decrease in the number of shells. It is due to the decrease in number of shells. It is due to the decrease in number of shells. कैसे, याद करिए, सोडियम का था 2,8,1, पुराना कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन याद करें तो, और सोडियम आयन का हो चुका है 2,8। इसके पास 2 शेल है, इसके पास, तो 3 वाला बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, and increase in the effective nuclear charge, and increase in the effective nuclear charge। ये कैसे इंक्रीज हुआ, पहले 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, यस और नो, एटम के केस में। अब 11 प्रोटॉन थोड़ी ना कम हुआ है, क्या कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। तो 11 प्रोटॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो कहां ज्यादा खिंचाव होने वाला है, सेकेंड वाले में। खींचने वाले तो उतने ही है ना दोनों में, पर जिनको खींच रहे हैं वो कम हो गए हैं, तो अब ज्यादा खींच लेंगे, तो इससे साइज छोटा हो जाएगा ना। तो ये भी एक रीजन हो सकता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा है पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रोटॉन बढ़ गया है, पर प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं ना, प्रोटॉन थोड़ा आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखते हैं एनायन के बारे में। लिखो एनायन, एनायन के लिए पॉइंट उल्टा लिख लो जल्दी से, एनायन का जल्दी पॉइंट उल्टा लिखो। जैसे आपने लिखा ना कि कैटायन आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, तो यहां क्या हो जाएगा उल्टा, एनायंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम, एनायंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम। एनायंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, हाँ मतलब समझा नहीं, क्या बोले, क्लोरीन, हाँ नहीं, एग्जांपल वही हो जाएगा कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया क्लोराइड, तो क्लोराइड जो है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। मैं रीजन पूछ रहा हूं, अभी जैसे वहां पे डिक्रीज होने का रीजन क्या लिखा आपने, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया, तो यहां क्या होगा, इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा समझो, इधर एवरीवन इधर ध्यान देना, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो खिंचाव कम हो जाएगा ना। इसी को बोल रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। ये सुनो, पहले हर एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन था ना, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, 17 प्रोटॉन के है पर इलेक्ट्रॉन 18 हो चुके हैं, तो ओवरऑल जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, तो डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो लिख लो इसका रीजन, दिस इज ड्यू टू दी डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज ड्यू टू दी डिक्रीज इन दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज ड्यू टू दी डिक्रीज इन दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज छोटा होगा, सुन रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस बीच में है ना, वो खींचेगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो साइज बढ़ेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एनायंस आर स्मॉल ग्रेट लार्जर देन दी पेरेंट एटम। देखो शेल तो नहीं बढ़ रहा ना, इसके पास भी 3 शेल थे, 2 8 7, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद इसके पास भी 3 शेल है, 2 8 8, तो शेल्स तो नंबर ऑफ शेल्स तो दोनों में 3 3 ही है, जबकि यहां तो हम देखे थे कम हो रहा था, यहां पे 3 शेल था और यहां 2 हो गया था लूज करने के बाद, बट यहां गेन करने से शेल का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, शेल उतने ही है।
बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया है। पहले जो न्यूक्लियस को 17 इलेक्ट्रॉनों को खींचना था, आज उसी न्यूक्लियस को 18 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो कम खींचेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके कारण साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा। क्लोराइड आयन अपने एटम से बड़ा होगा। जैसे सोडियम आयन अपने एटम से छोटा था, वैसे क्लोराइड आयन अपने एटम से बड़ा होगा। क्लियर है ये? ठीक है, चलो एक लास्ट और डिस्कस क्या किए थे लास्ट में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज। ये लास्ट पॉइंट था हमारा डिस्कशन का, एटॉमिक साइज का। तो लिख लो साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये भी अपन डिफाइन किया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या था? स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, हाइफन डाल के लिखो, species having same number of electrons are called isoelectronic species. Species having same number of electrons are called isoelectronic species, are called isoelectronic species, isoelectronic species। ये तो उनका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट लाइन में, in a series of isoelectronic species, in a series of isoelectronic species, in a series of isoelectronic species, as nuclear charge increases, as nuclear charge increases, as nuclear charge increases, atomic size decreases, atomic size decreases। ये सिंपली साइज डिक्रीजेस भी लिख सकते हैं। as nuclear charge increases, size decreases। एग्जाम्पल लिख लो। हमारे क्या क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बात करते हैं अपन सबसे पहले किसकी, नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव। इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखते चलना, ठीक है। प्रोटॉन कितने इसके पास? 7, इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 10। इसके बाद ऑक्साइड का लिखो, क्लोराइड का लिखो, नियॉन का भी लिख लेना। नियॉन भी तो इसके बाद आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही होगा ना सबके साथ। फिर हमारा सोडियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। लिख लो सबका। ये तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, क्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 एंड एल्यूमिनियम का 13। इलेक्ट्रॉन सब में 10 है, 10 है, 10, 10, 10 और 10। ठीक है, इतना लिख लिए। ये समझ में आया सबको कैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सब में? नाइट्रोजन के पास होते 7 है, पर उसने 3 क्या किए हैं? गेन, तभी तो 3 नेगेटिव आया। ऑक्सीजन के पास होते 8 है, पर उसने कितने गेन किए हैं? 2, इसलिए O2 नेगेटिव आया। और फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, पर एक गेन किया तो फ्लोराइड बन गया, 10 हो गए। नियॉन के पास तो 10 होते ही हैं। ये एटम है, बाकी सब आयन है, दिख रहा है आपको? ऊपर के 3 आयन, नीचे के 3 आयन, बीच में एक एटम है, पर सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो सारे क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नीचे वालों को देखो, 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक लूज किया तो 10 हो गए। 12 थे इसके पास, 2 लूज किया तो 10 हो गए। 13 थे इसके पास, 3 लूज किया तो 10 हो गए। तो आप देखिए, सबको खींचना तो 10 इलेक्ट्रॉन को ही है ना? सबके न्यूक्लियस को खींचना कितने इलेक्ट्रॉन को है? 10 को ही खींचना है, अट्रैक्ट 10 को ही करना है। पर अंदर प्रोटॉन देखो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, साइज डिक्रीज होगा। तो ऊपर से नीचे एरो बना के लिख देना, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। सबसे छोटा कौन होगा? एल्यूमिनियम आयन। और सबसे बड़ा कौन होने वाला है? नाइट्राइड आयन। वहां 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, है ना? और यहां 13 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं। तो ज्यादा कौन खींच पाएगा? 13 वाले। खींचने वाले मतलब जिनको खींचना है वो तो 10 ही है ना हर बार, पर यहां खींचने वाले बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जितने ज्यादा खींचने वाले बढ़ेंगे, उतना खिंचाव, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गया ऑर्डर पूरा। नाइट्राइड से लेकर के एल्यूमिनियम में साइज डिक्रीजेस। ठीक है, चलो, तो ये हमारी होगी पहली प्रॉपर्टी, विच वाज एटॉमिक साइज। तो ऐसे ही हमें 4 प्रॉपर्टी और पढ़नी है।
क्या क्या पढ़ा हमने? पहले समझे कि एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, उसके टाइप्स पढ़ लिए। ऐसा हर में टाइप नहीं आएगा, एटॉमिक साइज में हमको टाइप पढ़ना था बस, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? उसका ट्रेंड पढ़ा कि वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। कुछ एक्सेप्शन होंगे तो आप एक्सेप्शंस लिखेंगे बीच बीच में, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें बाकी सारी प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करना है, ठीक है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी हिंट डाल लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको समझाएंगे, फिर इसका रिटर्न वर्क अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो डेफिनेशन बस लिख लो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the minimum amount of energy required, it is the minimum amount of energy required to remove the, it is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron। आप लोग एंथैल्पी के स्पेलिंग सही लिखो ना, ENTHALPY। एंथैल्पी आज तक हम इसको एनर्जी के नाम से जानते थे। आयनाइजेशन एनर्जी बोलोगे तो भी गलत नहीं है ना, केमिस्ट्री में एनर्जी को एंथैल्पी बोल देते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखिए, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated, from an isolated gaseous atom, from an isolated अकेला gaseous atom, so as to convert it into, so as to convert it into, so as to convert it into gaseous cation। इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो एटम से बन जाएगा वो कैटायन, गैसियस कैटायन। It is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom so as to convert it into gaseous cation। इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में आपको समझाऊं तो ये हमारा अगर एक मेटल एटम है, स्पेशली मेटल को ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तभी तो मेटल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं, उनको इलेक्ट्रो नेगेटिव बोलते हैं। तो ये अगर मेरा एक मेटल एटम है जिसको मैंने गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया, आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया ये, इसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को क्या बोल रहे हैं अपन? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाय डेल आई एच, आई फॉर आयनाइजेशन, और एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। तो आपको मिलेगा एक गैसियस कैटायन और इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा बाहर, ठीक है। तो इसी एनर्जी को अपन नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी या पोटेंशियल, ठीक है। लिख लो रिएक्शन डेल आई एच, नीचे लिख लेना, वेयर डेल आई एच इज आयनाइजेशन enthalpy, also known as ionization potential, ionization potential, also known as ionization potential। पोटेंशियल वर्ड इसलिए यूज कर लेते हैं कि कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी दे करके एक गैसियस एटम को कैटायन में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी देना मतलब आप पोटेंशियल दे रहे हो, प्लस माइनस, एक बैटरी लगा रहे हो, तो इसलिए कभी कभार उसको अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब क्योंकि ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा? जैसे वो रेडियस था तो उसका यूनिट अपन मीटर बोल दिए, तो और छोटा गए तो पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम चल गए, तो यहां क्या बोलेंगे? जूल, जूल किलो जूल पर मोल। तो लिख लो यूनिट, यूनिट इज जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। किलो कैलोरी भी बोलते हैं, किलो कैलोरी पर मोल,
कैलोरी और जूल का वो पता है रिलेशन? 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल होता है। कैलोरी भी आपका यूनिट है एनर्जी का, कैलोरीज। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट्स हो गए। पर मोल का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल एटम है आपके पास, 1 मोल को इतनी किलो जूल एनर्जी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी में लिखा हुआ है कि 2300 किलो जूल पर मोल देना पड़ रहा है सोडियम एटम को उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 मोल सोडियम एटम मतलब कितने एटम सोडियम के? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है सोडियम के हमारे पास। उनको इतनी एनर्जी जब दोगे तब जाके हर एक एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अरे हर एक सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, अभी अपन ने देखा ना सोडियम कैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो ये अपने आप थोड़ी ना कर देगा। क्यों नहीं कर पाएगा अपने आप? क्यों नहीं कर पाएगा अपने आप? कौन रोक रहा है उसको? अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? कौन रोक रहा है उसको बाहर आने से? न्यूक्लियस। इट इज न्यूक्लियस जिसने अपने पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है। तो जब तक आप एक एनर्जी नहीं दोगे, वो एनर्जी उस न्यूक्लियस के पकड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन जम करके बाहर आ पाएगा। समझ रहे हैं क्या? ऐसे ही हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में भी तो पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में यह हमारा मेटल सरफेस है, एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, स्ट्राइक करेगी मेटल को, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो ये वही तो था। तो अपन बोलते हैं ना कि मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तो उसी मिनिमम एनर्जी को तो अपन अभी डिफाइन किए कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट। लूजली पैक्ड कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट वाले। जितना अंदर रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्टेड है ना न्यूक्लियस से। आप कुछ सोचो ना, न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे टाइटली बाउंडेड होगा उससे, उसके बाद वाला थोड़ा लूजली बाउंडेड होगा, और उसके बाद वाला थोड़ा और लूजली बाउंडेड होगा। जो सबसे लास्ट शेल में है वो सबसे लूजली बाउंडेड है, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें निकालना किसको है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की जगह वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिखोगे तो गलत नहीं है कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ये बोलने का जरूरत भी नहीं है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है आउटर मोस्ट शेल। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड है, तभी तो अपन ने वर्ड लिखा है रिक्वायर्ड। और ये मिनिमम वर्ड क्यों लिखे हैं? क्योंकि इतनी एनर्जी तो कम से कम चाहिए, इससे ज्यादा दे दोगे तो बुरा नहीं मानेगा, निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। इनफैक्ट वो इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा भी। काइनेटिक एनर्जी याद है, हाफ mv² में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कि आपने h न्यू एनर्जी दी जबकि उसको रिक्वायर्ड तो h न्यू नॉट ही थी, आपने ज्यादा एनर्जी दे दी उसको निकालने के लिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी उसकी? वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और वो भागेगा भी। एम आई क्लियर? तो ये उससे रिलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वही चीज है। बस फर्क इतना था कि वहां पे हमने लाइट के फॉर्म में एनर्जी दी थी, यहां हो सकता है हीट के फॉर्म में देंगे या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। याद रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, स्पेशली मेटल। स्पेशली मेटल, क्योंकि नॉन मेटल को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो तो एक नॉन मेटल है, वो उसका टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, है ना, आप उससे वो करवा रहे हो जो वो करना ही नहीं चाहता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं क्या? कोई इच्छा से बैठा है पढ़ने के लिए तो उसमें कम मेहनत करेगी तो पढ़ लेगा वो, क्योंकि वो बैठा ही पढ़ने के लिए ना। पर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है, वो ऐसे बैठ गया आकर के, तो फिर लाख कोशिश कर लोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टीचर को उसको पढ़ाने के लिए, उसके भेजे में कुछ डालने के लिए, क्योंकि वो उस टेंडेंसी से बैठा ही नहीं है कि वो पढ़ सके या वो पढ़े। पर मेटल तो उस टेंडेंसी से बैठे ही है ना कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, उनको लूज करना ही है, तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो वो पट से बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको अपन कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक, सक्सेशन। तो सक्सेसिव का मतलब यहां पे ऐसे समझना कि जैसे देखो सोडियम में तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है बस, बट व्हाट अबाउट मैग्नीशियम? उसमें 2 आता है। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? वो 3 लूज करता है। तो यहां पे क्या होगा, आपको एक के बाद एक और एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि मैग्नीशियम को जब आपने पहली एनर्जी दी, उसको मैं H1 नाम दे देता हूं। क्या नाम दे दूं मैं? H1। जब उसको पहली एनर्जी दी तब उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तब उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको एटम से नहीं निकालना है,
किससे निकालना है? इससे निकालना है, आयन से। तो Mg+ में आप और एनर्जी दो, अब इसको मैं नाम देता हूं 2, Hi2। क्यों देना पड़ा? ये दूसरे को बाहर निकालने के लिए। आपने थोड़ी एनर्जी दी तो पहला बाहर आया, आप और एनर्जी दोगे तो दूसरा बाहर आएगा। तो अब होगा आपका Mg2+, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर आ गया। तो इन दोनों को कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और बताओ मुझे इन दोनों में कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ, क्या बोली? H2 वाली। उसका रीजन है कि पहले वाले में तो आपने एटम से बाहर निकाला, अब आप एक कैटायन से उसका इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हो, तो वो अपोज करेगा ना आपको। एक पॉजिटिव से नेगेटिव खींचना मुश्किल है ना, क्योंकि वो अट्रैक्ट करके रखेगा उसको। तो ΔiH2 इज ग्रेटर देन ΔiH1। इन शॉर्ट, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी होते जाती है, एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर आप इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो ये तो और अपोज करने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ये Mg2+ बन चुका है किस टाइप का? नियॉन जैसा। कैसा बन चुका है? एक बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में वो आ चुका है। तो अब आप उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। समझ रहे हैं क्या? व्हाट अबाउट नोबल गैसेस? नोबल गैसेस में तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो तो पहले से स्टेबल है ना। उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप? वो ना इलेक्ट्रॉन गेन करने पसंद करेंगे, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेंगे। Am I clear? सब तो उनके जैसा बनना चाह रहे हैं ना, तो वो किसी के साथ के जैसा नहीं बनेगा। तो उसमें आपको बहुत इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? नोबल गैसेस की। ठीक है, तो अब अपन इसकी अगर पीरियड और ग्रुप की बात करें, ध्यान से समझना। पीरियड में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी कि कम होगी? और ग्रुप में ऊपर से नीचे आना तो आयनाइजेशन बढ़ेगी या कम होगी? इसका एक मेन फैक्टर होता है साइज। अब समझना साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रिलेशन है। साइज अगर बड़ा है, फॉर एग्जांपल साइज अगर क्या है? बड़ा है। ये हमारा न्यूक्लियस है, साइज बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और अगर अट्रैक्शन कम है तो आसानी से नहीं निकल जाएगा, कम एनर्जी में बाहर आ जाएगा। वही अगर सोचो साइज छोटा होता तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास होता, तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होता, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती इसको बाहर निकालने में। तो साइज का और आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशन समझ में आया? छोटे एटम से मुश्किल है निकालना, क्योंकि छोटे एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास में है, पर बड़े एटम का न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, तो उससे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। छोटे वाले में इलेक्ट्रॉन पास है न्यूक्लियस के, साइज छोटा है ना उसका, तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन। बड़े वाले में ये रहा न्यूक्लियस, वो रहा इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली उसका अट्रैक्शन कम होगा ना, दूर है क्योंकि वो। तो इससे कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, यहां वाले में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एज साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। यस और नो? आपको पता है ऊपर से नीचे आते तो साइज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। सीशियम सबसे नीचे में है ना। अगर मैं फरियाद को छोड़ दूं, फ्रेंशियम को छोड़ दूं, क्योंकि वो तो वैसे भी थोड़ा हमारा रेडियो एक्टिव टाइप का एलिमेंट है, उसको छोड़ देते हैं। तो लिथियम से लेकर के अगर मैं सीशियम तक आऊं तो साइज बढ़ रहा है। साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन सीशियम से निकलेगा, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? क्योंकि वो सबसे बड़ा है, तो पट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो दूर है उससे, न्यूक्लियस से। समझ रहे हैं ना? पर वही लिथियम को सबसे मुश्किल होने वाली है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगने वाली है? लिथियम को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, लिथियम थोड़ा एनर्जी देता है। एनर्जी तो हम देंगे ना बाहर से, लेकिन हम चाहते हैं कि लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? हमें देनी पड़ेगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो सबसे आसानी से किससे बाहर आ जाएगा? सीशियम से। सबसे मुश्किल से, इसलिए सीशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सीशियम क्या है? सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब सबसे अच्छा मेटल। सबसे अच्छा मेटल वो होगा जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करके रेडी रहेगा। सबसे अच्छा बच्चा वो होगा जो सबसे पहले होमवर्क करके रेडी रहेगा, क्योंकि वो टेंडेंसी से बैठा है कि मुझे आज जाके होमवर्क करना है। तो वैसे ही हमारा सीशियम है, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, विल बी रेडी फॉर द रिएक्शन। सबसे पहले कैटायन बन के रेडी हो, मैं तो रेडी हूं, आ जाओ। समझ रहे हैं क्या? वही अगर मैं इधर आऊं तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अभी अपन पढ़ चुके हैं साइज के बारे में, तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो साइज पे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है।
साइज बड़ा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, और साइज यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो दो चीजें हो गई हमारी, ये रहा हमारा डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, साइज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे, साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। एक रीजन तो मैंने आपको न्यूक्लियर ये एटॉमिक साइज बता दिया कि यहां पे एटॉमिक साइज घटने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, यहां पे साइज बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। यहां पे आखिरी एटम से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और यहां पे साइज छोटा होते जा रहा है, तो एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस कम होते जाएगा, तो उतनी ज्यादा एनर्जी लगाओगे तब जाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और ये सही भी है ना, वैसे भी हमारे राइट साइड वाले तो नॉन मेटल्स हैं, राइट साइड वाले कौन है, उनको तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना है, तो इतनी एनर्जी कौन देगा उनको इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए। समझ रहे ना, जितनी आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, उतनी आसानी से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितनी आसानी से, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, तो वो आसानी से गेन करेगा, और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की थी, तो आसानी से लूज करेंगे। तो हर कोई फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे कम है, क्योंकि यहां तो डिक्रीज हो रहा है ना, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे कम यहीं पर होगा। बाकी आप आगे बढ़ते जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। इसका मतलब आपका मेटल अपने ग्रुप का अपने पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला है। लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी अपने पीरियड में, उसके बाद तो बढ़ रही है, उसके बाद तो बढ़ रही है। सोडियम भी अपने पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला होगा, क्योंकि उसके बाद तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। साइज कम हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, आज यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इसकी डेफिनेशन तो लिख चुके हैं। पहला चीज हमें पढ़ना है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि आई 1 वाला 2 वाले से छोटा है, 2 वाला 3 वाले से छोटा है, एंड सो ऑन। और फिर इनका ट्रेंड पढ़ेंगे कि अक्रॉस अ पीरियड और ये कैसे इंक्रीज डिक्रीज, उसको लिख लेंगे बस। ठीक है, चलो थैंक यू। बायो वाले यहीं बैठना, देखो ये थोड़ा